अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। ये दर्दनाक वीडियो जो अभी आपने देखी, ये सिंध की है। एक गरीब आदमी एक नाले के पास बैठ के चावल खा रहा है। किसी ने बचा हुआ खाना जो होता है तो चावल वहाँ पे फेंक दिए थे नाले के पास। बासी चावल थे, क्या था वो, वहाँ पे बैठ के मतलब पूरे नज़र आ रहा है कि कितना भूखा है। ये गरीब लोगों की पाकिस्तान में आम हालत है। पाकिस्तान में इस वक्त मेजॉरिटी जो मिडिल क्लास होती थी वो भी अब गरीब हो गई है, और सरकार जो पाकिस्तान की है वो बिल्कुल इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही। सरकार की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसकी एक ही कोशिश है कि किसी तरह जूते चाटने में लगी रहे और बूट पॉलिश करती रहे अपनी पॉलिटिक्स के लिए। आपस में इनको फौज लड़ाती रहती है, ये लड़ते रहते हैं। आम आदमी को फौज ने वहाँ तक पहुँचा दिया है कि ये मुल्क अब तबाही के दहाने पे पहुँच गया है। पॉलिटिशियंस की ये हालत है कि सड़कों पे लड़ मर रहे हैं। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर खाकान शाहिद अब्बासी और एक्स मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून के एहसान इकबाल को जूते मारे गए। सड़कों पे ये लोगों को मारने के लिए खुद भाग रहे थे और इस तरह सड़कों पे मुकाबले हो रहे थे। कल परसों फिर शहबाज गिल हैं, एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर पंजाब पीटीआई के, उनको अंडे मारे गए, उनको स्याही फेंकी गई इनके मुंह पे और उनकी आंख में इन्फेक्शन हो गया। वो भी ममता जी की तरह पट्टियां वगैरह लगा के आ गए। अगले दिन ममता जी का प्लास्टर खुल गया था और वो व्हील चेयर से उठ के चलना शुरू कर दिया था। इसी तरह ये भी अगले दिन ठीक हो जाएंगे। ये मिरेकल्स होते रहते हैं हमारी राजनीति में। इसी दौरान आज ये भी चीज़ें हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जरदारी की जो आपस में एक दूसरे से मिल के चल रही थी पीटीआई के ख़िलाफ़। और अब आपको मैं कई वीडियोस में पहले बता चुका हूं कि पीपल्स पार्टी का अपना एजेंडा है, उनको सिंध हुकूमत एट एनी कॉस्ट बचानी है और उसके लिए वो आर्मी की बी टीम के तौर पे चल रहे हैं। और नवाज शरीफ का टारगेट भी एज सच यही है कि किसी सूरत आर्मी इनको किसी भी सैलरी पे काम पे रख ले और पीटीआई की जगह इनको हुकूमत दे दी जाए। मकसद दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक तरह से यूज़ कर रहे हैं। अब जरदारी साहब ने नया ऐलान कर दिया है कि नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान आए तो बात बनेगी, वरना फिर ये मूवमेंट नहीं चलेगी। इन दोनों को मौलाना फजलुर रहमान भी लेके कोशिश करते हैं साथ चलाने की। इनकी अपनी पॉलिटिक्स है। अभी नवाज शरीफ ने जैसे एक वीडियो में कहा था कि मेरी बेटी मरियम नवाज को ख़तरा है और उसको धमकियां मिल रही हैं और उसको मार दिया जाएगा बेनज़ीर भुट्टो की तरह। तो उसके जवाब में मुस्लिम लीग नून के एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं जावेद लतीफ़, उन्होंने कहा कि जब बेनज़ीर भुट्टो को मार दिया गया तो सिंधियों ने आग लगानी शुरू कर दी कराची में और पाकिस्तान तोड़ने के नारे लगने लगे। सिंध के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक वज़ीर जरदारी की गवर्नमेंट में वो होम मिनिस्टर हैं सिंध के, उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने का नारा लगा दिया। पीर मज़हरुल हक ने नारा लगाया, कई लोगों ने। तो जरदारी ने उस वक्त पाकिस्तान खप्पे यानी वी वांट पाकिस्तान का नारा लगा के पाकिस्तान बचा लिया था। तो जावेद लतीफ़ हैं मेंबर नेशनल असेंबली नून लीग के, उन्होंने अभी कहा है कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, अगर मरियम नवाज को मार दिया गया तो फिर पाकिस्तान टूट जाएगा। क्या फरमाते हैं जरा आप भी देखें। जो मुझे कहना है, मुझे बताओ, फातिमा जिना को गद्दार कहने वाले कब माफी मांगेंगे? मुझे बताओ, जनरल याहिया खान को कब्र में उतारते वक्त 21 तोपों की सलामी देने वाले कब कौन से माफी मांगेंगे? मुझे बताओ कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को ठोकने वाले कब कौन से माफी मांगेंगे? मुझे बताओ, अकबर भुट्टी को ठोकने वाले कब माफी मांगेंगे? मुझे बताओ, नवाज शरीफ को हाई जैकर बनाकर सजा सुनाने वाले
कब कौन से माफी मांगेंगे मुझे बताओ। बेनजीर भुट्टो को ठोकने वाले कब कौन से माफी मांगेंगे मुझे बताओ। मरियम नवाज शरीफ को कत्ल की धमकियां देने वाले कब माफी मांगेंगे। अगर माफी का जिक्र करते हो तो फिर बताओ, अगर हम अपने घर को दुरुस्त करने की बात करें तो उस नवाज शरीफ को कहते हो ये इंडियन नवाज है, ये गद्दार है। तो फिर अगर वो गद्दार है तो अमेरिका में बैठकर आज का लाया हुआ वजीर आजम इमरान खान वहां बैठकर क्यों कहता है कि हमने अलकायदा को तरबियत दी। कब उस पर गद्दारी का फतवा दोगे जब इमरान खान ईरान में बैठकर कहे कि पाकिस्तान की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही, उसे कब गद्दार कहोगे। अगर हम गद्दार हैं तो फिर हम पूछते हैं कि तुम अमेरिका में बैठकर अफगानिस्तान की सरहद, मुस्तकिल सरहद को क्यों कहते हो कि यह आरजी सरहद है। इस पर गद्दारी का फतवा कब आएगा। एक कर दो, मुझे फांसी चढ़ा दो। मगर अगर पाकिस्तान में आज चारों कोनों से जो आवाजें उठती हैं, जो हम सुनते हैं, अगर मुनाफिक हैं तो कान बंद कर लेते हैं, अगर गद्दार हैं तो खुशी के शादियाने बजाएं, अगर गद्दार हो तो पाकिस्तान में आईन कानून की जंग न लड़ें, अगर गद्दार हो तो फिर आंखें बंद रखें, और अगर इस धरती के बेटे हैं तो फिर बात करेंगे। बात यह है कि 72 सालों में पाकिस्तान मिसाइलिस्तान बन गया। हम बरूद के पहाड़ पर बैठे हैं, बरूद के पहाड़ पर बैठे हैं। खुदा के लिए पॉलिसी साजो, खुदा के लिए ताकतवरों, इस पाकिस्तान को देखो। हम जा किधर रहे हैं। हम देखते हैं कि सिर्फ जिंदाबाद कहते जाएं, सिर्फ पाकिस्तान खब्बे कहते जाएं, मगर मेरी आने वाली नस्लें डूब जाए, मेरा पाकिस्तान डूब जाए और मैं कहूं कि मैं चुप रहूं ताकि मुझे कोई गद्दार ना कहे। मुझे गद्दार कहो, मुझे फांसी पर चढ़ाओ, मगर मैं पाकिस्तान को अपने जीते जी डूबने नहीं दूंगा। इसी हवाले से अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का हम कंपैरिजन करते हैं। 1971 से पहले पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी और मुहाजिर एलिट ये कहते थे कि बंगाली पाकिस्तान पे बोझ हैं और बांग्लादेश पाकिस्तान पे बोझ है, जबकि ये बांग्लादेश की सारी इकोनॉमी को खींच के वेस्ट पाकिस्तान ले आते थे और बांग्लादेश को कुछ भी नहीं मिलता था ईस्ट पाकिस्तान को। आज हम 50 साल आज़ादी को हो गए बांग्लादेश की, तो हम अगर एक कंपैरेटिव स्टडी करें तो बांग्लादेश का इस वक्त पर कैपिटा इनकम $2064 है, पाकिस्तान का 1130 है, आधा बांग्लादेश से। जीडीपी ग्रोथ बांग्लादेश का 5.2 है, पाकिस्तान का 0.4।
रिजर्व जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं 42 बिलियन है, बांग्लादेश के पाकिस्तान के 20 बिलियन है। एवरेज लाइफ टाइम एक आम आदमी की आम जिंदगी एवरेज जिंदगी बंगालियों की 72 साल है, पाकिस्तान की 67 साल है। बच्चों के मरने की तादाद 1000 बांग्लादेश में 25 बच्चे मर जाते हैं 1000 में से, और पाकिस्तान में 1000 जिंदा पैदा होने वाले बच्चों में से 59 मर जाते हैं। प्राइमरी एजुकेशन बांग्लादेश में 98% है, पाकिस्तान में 72% है। बांग्लादेश में 44 बैंक्स हैं प्राइवेट बैंक्स, और पाकिस्तान में 22 प्राइवेट बैंक्स हैं। इसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। क्यों फिर बलोच भी आज़ादी मांग रहे हैं कि बलोचिस्तान के रिसोर्सेज भी पंजाब लूट के ले जाता है। क्यों सिंध भी आज़ादी मांगता है, सिंधु देश की आज़ादी, क्योंकि सिंध के सारे रिसोर्सेज भी पंजाबी ले जाता है। और क्यों केपीके चाहता है कि वो पख्तून ग्रेटर अफगानिस्तान बना के पाकिस्तान की पंजाबी फौज से जान छुड़ा ले, क्योंकि पंजाब एक कंगला सूबा है। पंजाब में सिवाय गंदम के कुछ भी नहीं उगता, और वो भी अब बाहर से इंपोर्ट होने लगी है। पंजाब में कपास उगती थी, वो भी अब बाहर से इंपोर्ट होने लगी है। तो पंजाब एक लैंडलॉक प्रोविंस जो चारों तरफ से घिरा हुआ है फजूल किस्म के उसमें, और सिर्फ अपनी फौज की ताकत पे बाकी पाकिस्तान के छोटे सूबों पे कब्जा करके उनके रिसोर्सेज लूट रहा है। बलोच आज़ादी मांग रहे हैं। अभी पीओके में भी ये रैली निकली, ज़रा देखिएगा कि छोटा सी वीडियो है कि पीओके के लोग भी अब पाकिस्तान की फौज से तंग आ गए। जय कश्मीर, जय कश्मीर। अब मैं थोड़ा आपको कराची के हवाले से बता दूं। देखें, मैंने अपनी पिछली 2 वीडियो में बताया था कि कराची में क्या गेम खेला जा रहा है, और पाकिस्तान आर्मी बहुत लंबा गेम खेल रही है। अभी MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने भी एतराफ़ किया कि मुझे पाकिस्तान की ISI कांटेक्ट कर रही थी मुख्तलिफ ज़रियों से, और मुझे उन्होंने स्पेस देने का वादा किया और कहा कि 18 मार्च को जो MQM की जो बर्थडे है उसमें आप एक बड़ा जलसा करें और सब कुछ करें। और लेकिन फिर ये हुआ कि जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि फिर इन्होंने जो सरकारी MQM बनाई हैं, मुस्तफ़ा कमाल की PSP, खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान की MQM पाकिस्तान, और जो सारे ग्रुप बनाए उनका क्या होगा, क्योंकि उनको तो फिर अल्ताफ़ हुसैन आफ्टर ऑल मुहाजिरों की एक लीडरशिप है, और वो फिर उनके आने से इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। और ये सब इन्होंने जो लूट मार करके जो माल बनाया है और सारा, तो उन्होंने एतराज़ किया। और सुना है कि बड़ा मसला हुआ था, PTI ने भी पाकिस्तान आर्मी से बड़ा एतराज़ किया और कहा कि भाई आप अल्ताफ़ हुसैन को वापस स्पेस नहीं दे सकते। तो फिर परसों अल्ताफ़ भाई ने एक और ख़िताब किया और उसमें कहा कि भाई अब 18 मार्च का जलसा नहीं होगा, आप घरों में ही MQM का योम तासीस यानी MQM की बर्थडे मना लें, और मुझे अब इजाज़त नहीं मिल रही इस तरह। तो भाई देखें, इस तरह इजाज़त ले के अगर आपने चीज़ें करनी है ना, तो फिर ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि वापस आप अगर आर्मी से माफ़िया भी मांग रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर इस तरह तो क्या हासिल कर लेंगे अगर ऐसे आपको इजाज़त मिली। इसका मतलब आप फिर उनकी डिक्टेशन और उनके ऑर्डर पे चीज़ें चलाएंगे। तो मेरा जहाँ तक सवाल है, तो देखें, आज कल भी एक ख़बर आई है कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बेल्जियम में शिकायत की है कि वो जो वाहिद लड़का पकड़ा गया था जिसने मेरा भी नाम लिया था, लेकिन उसने मेन जो टेररिज्म के हवाले से सलीम बेल्जियम का नाम लिया था, कि सलीम बेल्जियम को हमारे हवाले किया जाए, उसके ख़िलाफ़ हमारे पास पक्के सबूत हैं, ये हैं वो हैं। तो ये पाकिस्तान की आर्मी कर रही है कोशिशें। हम देखें, सीधी सी बात है, मुझे भी कई ज़रियों से पता चला है कि मेरे ऊपर भी ये काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि मैं तो पिछले 26-27 साल से जो भी पाकिस्तान के हवाले से चीज़ें कर रहा हूँ वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से कर रहा हूँ। मेरा काम प्योरली यूरोपियन पार्लियामेंट
यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ राब्ते करना और उनको पाकिस्तान में होने वाली ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस के हवाले से चीज़ें बताना। इसके अलावा मैं कभी ग्राउंड में ना मैंने कभी काम किया है। इवन ये सूरत हाल थी कि जब मैं पाकिस्तान में मेयर बन के गया था 2005 में, तो 21 साल बाद पाकिस्तान गया था। 1984 में पाकिस्तान छोड़ा था। 2005 में मैं जब इलेक्शन के लिए गया हूँ, तो हमारा जिस इलाके का मैं इलेक्शन जमशेद टाउन का लड़ रहा था, वहाँ के MKM ऑफिस में जो मेरी पार्टी थी जिसने मुझे नॉमिनेट किया था, वहाँ पे पहली बार गया तो मुझे अंदर नहीं घुसने दिया लड़कों ने। उन्होंने कहा भाई साहब कौन हो तुम, कहाँ जाना है? मैंने कहा मुझे अंदर जो इंचार्ज है इस ऑफिस का उससे मिलना है। बोला कौन हो भाई? मैंने कहा मैं यहाँ का मेयर नॉमिनेट हुआ हूँ आपके अल्ताफ भाई की तरफ से। बोले अच्छा आप हैं वो जो लंदन से आए हैं? तो मुझे तो लोकल MKM के कारकुन जानते भी नहीं थे, थोड़ा बहुत जानने लगे जब मैंने मेयर के 2 साल गुजारे। मेयर का भी इलेक्शन का ये था कि वो नॉन पॉलिटिकल पार्टीज बेस के पास था, तो जो भी उस इलेक्शन में हिस्सा लेता था वो पार्टी की मेंबरशिप से रिजाइन करता था, पॉलिटिकल पार्टी की। तो मुझे भी अल्ताफ भाई की तरफ से भी स्ट्रिक्टली हिदायत थी कि तुम नॉन पॉलिटिकल होके इस शहर की खिदमत करोगे और इस शहर में जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं म्यूनसिपलिटी के हवाले से, सड़कें बनाना, कचरे उठाना और सेवरेज का, पानी का, ये सब जो चीज़ें हैं तुम्हारी, उनकी तरफ ध्यान देना। पॉलिटिकल चीज़ें चलाना तुम्हारा काम नहीं है। इवन मैं पहले भी वीडियोस में, अपनी फेसबुक की वीडियोस में मैं MKM के हवाले से काफ़ी चीज़ें बताता था। उसमें यह भी हुआ था कि एक बार एक बिजनेसमैन आया था मेरे पास, 2005 में नया मैं मेयर बना था। उस वक्त मैं डिप्टी मेयर था, क्योंकि शुरू में 2005 में मैं पहले डिप्टी मेयर इलेक्ट हुआ था। फिर जो मेयर थे ना कर्नल ताहिर मशहदी, वो सेनेट में चले गए, तो उनकी जगह फिर मुझे मेयर इलेक्ट करवाया था पार्टी ने। तो मैं उस वक्त डिप्टी मेयर था। तो एक बिजनेसमैन मेरे पास आया कि हम ये 1 लाख रुपये आपको देना चाह रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब क्यों देना चाह रहे हैं आप? बोले पार्टी फंड में, आप पार्टी फंड के लिए आपको मैं देना चाह रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं पूछ के बताऊंगा। मैंने लंदन फ़ोन किया इमरान फारूक भाई को, तो इमरान फारूक भाई ने कहा कि आपको अल्ताफ भाई ने क्या कहा था कि आप नॉन पॉलिटिकल बेस पे जाके काम करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी MKM को चलाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जिसको पार्टी को फंड देना है, जिसको पार्टी का कुछ करना है, वो पार्टी के हेड ऑफिस जाए, आपका काम ये नहीं है। तो यहाँ तक सूरत हाल थी। तो मैं तो नॉन पॉलिटिकल बेस पे वहाँ पे भी जो 2 साल रहा, तो उसमें मेरे हवाले पार्टी की जिम्मेदारियाँ कोई भी नहीं थी, ना मैं वहाँ पे लोकल साथियों से एज सच राब्ते में होता था। और इसके बाद 2007 में मैं रिज़ाइन करके 2 साल अभी बाकी थे तो मैं वापस आ गया था। इसके बाद मेरा कभी पाकिस्तान से कभी कोई ताल्लुक वास्ता रहा नहीं। तो ये जो आज रेंजर्स और पाकिस्तान की ISI ऑडियो रिकॉर्डिंग शो कर रही है कि फला MKM वाला लंदन में बैठ के, अमेरिका में बैठ के या बेल्जियम में बैठ के टारगेट किलिंग की टीमें कराची में चला रहा है, ये देखें ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो मेरी तो ऑडियो रिकॉर्डिंग कभी उनके पास हो ही नहीं सकती, कि मेरा तो कराची में ऐसा किसी से वास्ता ही नहीं है। और मैं तो टोटल ह्यूमन राइट्स के हवाले से इंटरनेशनल रब्ता होता था, और जो फिर इसके हवाले से मेरा रब्ता होता था वो लंदन में अल्ताफ भाई और MKM के जिम्मेदारान से होता था। और अब तो 3 साल से तो मैं बिल्कुल ही MKM के हवाले से भी खामोश हूँ, और मैं पूरे पाकिस्तान के इश्यूज पे अकेला एक 1 मैन आर्मी के तौर पे चल रहा हूँ। तो मुझे ऐसा सच कोई डर नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना ज़रूर चाहूँगा। पहली बात यह है कि करीमा बलोच के मर्डर के ऊपर यह कहा गया कि उसने खुदकुशी की थी। वो खुशबाश अपने घर से वॉक करने के लिए निकलती हैं, लेकिन उनके ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है कि उसने खुदकुशी की थी। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे मुझे खुदकुशी का शौक़ चढ़े। इसलिए अगर मुझे कुछ होता है तो प्योरली ये पाकिस्तान की ISI का काम है। इफ समथिंग हैपन्स टू मी और माय फैमिली, आई एम टेलिंग यू इन क्लियर वर्ड्स दैट इट इज पाकिस्तान नोटोरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI of Pakistan Army, nobody else. I am getting threats since last 25 years. In particular, since last 1 year, I am getting so many threats. So if something happens to me or my family, it is purely ISI Pakistan Army. ये बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद अगर कोई ये कहता है कि इसने खुदकुशी की है, या इसको ये हो गया और वो हो गया है, या फैमिली ने मार दिया, या फलां दोस्त ने मार दिया, कुछ नहीं। ये प्योर ISI का काम होगा।
इवन अगर मेरी नेचुरल डेथ भी होती है तो आई रिक्वेस्ट कि मेरी पूरी इंक्वायरी कराई जाए, मेरा पूरा पोस्टमार्टम करा के चेक किया जाए कि ये नेचुरल डेथ है कि नहीं है। ये बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि मुझे क्लियर वर्ड्स में सिर्फ एक इदारे से खतरा है, वो है नोटोरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISI, और वो चाहती है कि किसी तौर पे मेरी आवाज बंद कर दे। इन्होंने अहमद वकास गोराया की आवाज बंद कर दी, अब वो किसी तरह से कि उसको छोड़ें। बंद है ना आवाज, 12 फरवरी से इसका ट्विटर, इसके सारे सोशल मीडिया बंद हैं। इसने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था, वो अब ना कहीं नजर ही नहीं आ रहा, उसकी कोई आवाज ही नहीं है। कैसे क्या हुआ आपने देख लिया कि उन्होंने बंद कर दी। इन्होंने बलोच जर्नलिस्ट साजिद हुसैन को स्वीडन में जाके मार दिया। इन्होंने करीमा बलोच की आवाज बंद कर दी। इन्होंने EU डिसइंफो लैब के नाम से एक चीज बना के एक ऐसी रिपोर्ट पेश की जिसमें मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स वर्कर्स लाइक मेहरान बलोच हैं, बलोचों के, कश्मीरियों के सरदार शौकत अली कश्मीरी हैं, जुनैद कुरैशी हैं, कश्मीरी स्पोक्स पर्सन हैं। इसी तरह कई ह्यूमन राइट्स वर्कर्स का इन्होंने नाम लिया कि ये इंडिया के एजेंट हैं, ये हैं, वो हैं, ताकि एक ग्राउंड बनाया जाए। और इसके बाद उसमें करीमा बलोच का भी नाम था और आपने देखा करीमा बलोच की बारी आ गई। तो ये चीज़ें पाकिस्तान आर्मी कर रही है, हमें हमारी आवाज़ बंद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं वाज़ेह अल्फाज में कह देता हूं कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है भारत का सपोर्ट, ये वो, हमें भारत का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। इंडिविजुअल इंडियंस हमें जो थोड़ी बहुत सपोर्ट करते हैं वो एक है, ठीक है, लेकिन हमें ये कहा है ना कि इंडिया के गवर्नमेंटल लेवल से या स्टेट लेवल से हमें कोई सपोर्ट है, तो बिल्कुल नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। किसी ने आज तक ये भी नहीं पूछा कि भैया जिंदा भी हो कि मर गए हो। मैं 4 दिन ट्वीट नहीं करूंगा तो मुझे बेशुमार हजारों भारतीय लोगों के मैसेज जरूर आएंगे, लेकिन वो आम भारतीय शहरी होंगे, आम इंडियंस होंगे। भारतीय सरकार हमारी बिल्कुल वो नहीं पूछती और ऐसा कोई सिलसिला है नहीं। हम अपनी जंग अकेले लड़ रहे हैं और किन हालात में लड़ रहे हैं ये हम जानते हैं। हमारे साथ अगर कुछ होता है तो ये आपको मैं साफ बता रहा हूं कि पाकिस्तान स्टेट विल बी इन्वॉल्व इन दैट। कुछ भी होता है, ये तो हो गया जान का खतरा। इसके अलावा ये कई चीजें करते हैं। अब जैसे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बेल्जियम में मैंने एक फ्रॉड किया है और मैंने वो कुछ किया है, तो जाए ना बेल्जियम में जाके अदालत में जाके करें, आप केस करें। क्योंकि अगर मैंने बेल्जियम में फ्रॉड किया है तो मैं पाकिस्तान का तो गुनाहगार नहीं हूं ना, बेल्जियम का गुनाहगार हूं। तो जाकर सबूत पेश करें। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मुझे अगर बेल्जियन अथॉरिटीज ने जब भी जिस चीज के लिए भी बुलाया, मैं जाकर सीधा ब्रसल्स में खड़ा हो जाऊंगा इनके सामने, मुझे कोई डर नहीं है। इसलिए कि मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है कि जिससे मुझे कोई खौफ हो कि मुझे कोई मसला हो। मैंने एक बात शुरू से, जब से पाकिस्तान से निकला हूं, मैं एक बात बांध के रखी है कि मैं लॉ ऑफ लैंड को रिलीजियसली फॉलो करता हूं। मैंने 1991 में बेल्जियम में गाड़ी चलानी शुरू की और अभी 2 साल पहले मैंने गाड़ी चलानी छोड़ी है। मैंने 28-29 साल जो गाड़ी चलाई है उसमें मेरा कोई ट्रैफिक वायोलेशन का भी मेजर वो नहीं रहा। मैंने कभी यहाँ पे बुरे हालात में भी, जब नया नया आया था, जॉबलेस होते थे, रेफ्यूजी स्टेटस होता था, पेपर सही से नहीं होते थे, कोई इनकम के जरिए नहीं होते थे, तो भी कभी बगैर टिकट के बस में सफर नहीं किया। मैंने हमेशा लॉ को रिलीजियसली फॉलो किया है, लॉ ऑफ लैंड को। इसलिए मुझे किसी किस्म का इधर डर नहीं है। पाकिस्तान में डर है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि वहां पे तो जंगल का कानून है, वहां तो कोई कानून ही नहीं है ना। तो वहां हमारे साथ तो जो होना है वो जंगल के कानून के हवाले से होना है। वहां पे बड़े बड़े आर्मी के
गद्दार जिन्होंने पाकिस्तान बेच खाया, उनके बच्चे आज भी अय्याशी कर रहे हैं। जनरल उमर ने लड़कियां सप्लाई की थी जनरल नियाजी को ईस्ट पाकिस्तान में और जनरल याया को वेस्ट पाकिस्तान में। जनरल उमर का बेटा एक्स गवर्नर सिंध है और एक बेटा असद उमर करंट मिनिस्टर है इमरान खान का। पाकिस्तान में अयूब खान जिसने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी लपेटी थी, जो 11 साल डिक्टेटर रहा, पाकिस्तान का आर्मी मार्शल लॉ चीफ रहा, उसका बेटा भी सारी जिंदगी वजीर रहा और अब इसका पोता उमर अयूब वो भी मिनिस्टर है। मुशर्रफ की कैबिनेट में भी था, जरदारी की कैबिनेट में भी था, आज इमरान खान की कैबिनेट में भी है। ये गद्दार पाकिस्तान में हमेशा रूल करते रहेंगे, लेकिन हम जैसों को जो कि इंसानी हुकूक की बात करते हैं, जो आम पाकिस्तानी के राइट्स की बात करते हैं, उनके खिलाफ ये गद्दारी कुफर के सारे चीजें चलाएंगे। अभी जो मैंने वीडियो बनाई थी कुरान शरीफ के हवाले से, उसमें मैंने कहीं वसीम रिजवी की इन पॉइंट्स को नहीं वो किया था कि आप कुरान की 26 आयत को वाइप ऑफ कर दें। मैंने सिर्फ एक डिमांड की थी कि जिस तरह सऊदी अरब ने, जो कि बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम है, एक नया बोर्ड बनाया है जो कि कुरान का नया तर्जुमा करके नए आज के दौर के हिसाब से उसकी तशरीह करेगा, मैं उस बुनियाद पे कह रहा हूं कि कुरान को आज के दौर में रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। वरना आपके इमाम बरेलवियों के इमाम अहमद रजा बरेलवी ने ये किताबें लिखी हैं कि कुरान मजीद की रोशनी में जमीन चपटी है और जमीन गोल नहीं है, वो थ्योरी गलत साबित हो गई है। तो इसका मतलब और भी कई चीजें हो सकती है। तो मेरी डिमांड ये है कि जो तर्जुमे 1400 साल पहले हो गए, जो आराब वोवेल्स लग गए 1400 साल पहले, उस जमाने के हिसाब से जिसके तर्जुमे हुए थे, मैंने सिर्फ ये कहा है कि आज के दौर के हिसाब से मैं कहीं नहीं कह रहा कि कुरान का आप एक लफ्ज चेंज करो। मैं कह रहा हूं कि उनके जो रिच लैंग्वेज के एक एक लफ्ज के कई कई मतलब होते हैं, उसमें से आप नए ट्रांसलेशन लेके आए। और मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मुझ पे कुफर के फतवे। तो अभी एक ईमेल आई कि हाँ भाई तुम अपना नाम चंदीलाल रख लो ना, तुमने क्यों अभी तक अपना नाम मोहम्मद आरिफ रखा है, हमें ऐसे मोहम्मद चाहिए नहीं, हम तुमको चंदीलाल ही बोलेंगे, ये वो है। तो भाई साहब मेरे पुरखों का नाम चंदीलाल ही होता था और तेरे पुरखों का नाम भी चंदीलाल ही होता था, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। आज के मोहम्मद नाम रखने वाले मुसलमानों से लाख दर्जे बेहतर इंसान है चंदीलाल। इंसान को इंसान समझते हैं, इवन जानवरों का ख्याल रखते हैं आज के चंदीलाल। तो हम पे तो भाई साहब क्या क्या कयामत गुजरती है, आपके सामने मैं क्या क्या चीजें रखूं। नित नए चीजें चलती रहती हैं और फिर एंड ऑफ द डे जब हम बैठे होते हैं तो देखते हैं तो डिपेंडेंट हमारे ऊपर हमारी फैमिली है, बीवी बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी हम पे है। हम कहीं नजर उठा के देखते हैं तो हमें एक सहारा नहीं मिलता। हम अपनी जंग अकेले लड़ रहे हैं, खुद लड़ रहे हैं। और वापस अहद करता हूं, मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। यह आर्मी जितनी कोशिश चाहे कर ले, मारना है मार दे, मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा उस वक्त तक जब तक मुझे बैठ के कन्विंस नहीं कर देते कि मैं गलत हूं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं नहीं हटूंगा अपने रास्ते से। तुम लोगों ने जो करना है कर लो, जिस अदालत में जाना है जाओ। मैं किसी अदालत से नहीं डरता इसलिए कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया और मैं इतने मजबूत आसाब का मालिक हूं कि मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। मेरा या तो कत्ल होगा या नेचुरल डेथ होगी, जो भी होगी। मरने के बाद भी लोग ये कहेंगे कि मर्द का बच्चा था, रास्ते से नहीं हटा, रास्ते से नहीं भटका और मैं अपने रास्ते पे चलता रहूंगा, चाहे मुझे कोई मदद करे या ना करे। मेरी जितनी आवाज है मैं उतनी आवाज में बोलूंगा।
दुख मुझे उन लोगों का, आर्मी वालों का कम होता है, दुख मुझे अपनों की साजिशों का होता है, जो मेरे अपने दोस्त बनते हैं और मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं, जो ये शो करते हैं कि वो मेरे साथ हैं, मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे हमदर्द हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो खड्डा खोद रहे होते हैं मेरे चारों तरफ। तो एनीवे अजीज दोस्तों, ये सारी सूरत हाल है कराची। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कराची के हालात ये लोग खराब करेंगे ताकि फौज की मौजूदगी को बढ़ावा दें, ताकि वहां पे एक ऑपरेशन का जवाब बने, ताकि फौज को टोटल कंट्रोल हासिल हो। और इसके लिए परसों कराची में औरंगी टाउन, प्योर मुहाजिर आबादी, खासतौर पे बिहार के, इंडिया के बिहार के लोगों की आबादी, वहां पे बिहार कॉलोनी और बिहारियों की भरमार है। औरंगी टाउन, वहां पे रेंजर्स की गाड़ी पे बम धमाका होता है। एक स्कूटर में बम लगा हुआ था और वो रेंजर्स की गाड़ी, एक रेंजर्स वाला मर गया, 3 और जख्मी हुए, 5-6 सिविलियन जख्मी हुए। ये 1-2 वाकयात और होंगे। मैंने चैलेंज दे के अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि देखिएगा कराची के हालात ये खराब करेंगे, और अब उस रास्ते पे ये चल पड़े हैं। तो अजीज दोस्तों, ये है सारी सूरत हाल। इसमें वापस मैं थोड़ा रिलीजियस साइड पे आपको ले जाऊंगा। ये एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में एथेइज्म, इल्हाद बढ़ता जा रहा है, और पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक 10 से 20%, 10 to 20% पॉपुलेशन मजहब छोड़ चुकी है। पाकिस्तान में इंटरनेट पे एक्स मुस्लिम्स के ग्रुप्स बढ़ते जा रहे हैं और उनकी तबलीग बढ़ती जा रही है। इसमें शिया, सुन्नी और सारे मसलक के लोग शामिल हैं, और पाकिस्तानी मुसलमान तेजी से इल्हाद की तरफ जा रहा है। इसलिए कि भाई साहब, मदरसों का हाल आपने देख लिया। वो मौलवी जो ये बच्चों को पढ़ा रहा होता है कि अल्लाह हर जगह है, 24 घंटे सबको देख रहा है, लेकिन आधे घंटे बाद वो किसी बच्चे की इज्जत लूट रहा होता है, तो फिर वो बच्चा क्या सोचेगा कि मौलवी झूठ बोल रहा है, कोई अल्लाह वल्लाह नहीं है, वरना अगर अल्लाह है तो क्यों मेरे को नहीं बचा रहा। तो वो मौलवी जो आपको जो सबक दे रहा है उस पर खुद अमल नहीं करता, उस पर खुद बिलीव नहीं करता। मौलवियों का ये आलम है कि आपके ये मर्सिडीज में बैठ के आते हैं मदरसे में। ये उस्मान तकी उस्मानी के बेटे हैं, मौलवी तकी उस्मानी के बेटे मदरसे चलाते हैं, खुद मर्सिडीजों में घूमते हैं। कोई बड़ा मौलवी आपको नहीं मिलेगा जो रेंज रोवर, मर्सिडीज, बम प्रूफ गाड़ियों के अलावा किसी में घूमता हो। इसके अलावा ये किसी ने खूबसूरत पोस्ट की है कि जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर एक मोबाइल कंपनी खोल रहा था जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी, उसी दिन बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर एक टेक्सटाइल कंपनी खोल रहा था जो कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी थी। उसी दिन पाकिस्तान में दारुल उलूम हक्कानिया में छोटे बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे मदरसा पास के। यह है जी मेरा पाकिस्तान। हलाला सेंटर खोले हुए हैं, हलाला सेंटर। तो फिर इल्हाद की तरफ कौम जाएगी कि नहीं जाएगी? किस किस्म की ये तबलीग कर रहे हैं, किस किस्म का माशरा ये तरतीब दे रहे हैं, ये आपके सामने सारी सूरत हाल है। आगे फिर अगर हम बोलें भी नहीं, वो भी एक सेफ कंट्री में, इंग्लैंड जैसा मुल्क जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप यहां पे बैठ के सच आजादी से बोल सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। तो यहां बैठ के भी अगर हम डरेंगे और हम नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे माशरा ठीक होगा? तो हम तो माशरा ठीक करने का ठेका लेके चले हैं, कोई हमारा साथ दे के ना दे, हम इसी तरह चलते रहेंगे। कठिन सफर है साथियों, दोस्तों, लेकिन
अब चल पड़े हैं तो चल पड़े हैं, रुकना तो है नहीं। गिर जाएंगे जिस दिन उस दिन गिर जाएंगे। अच्छे अल्फाज में आप याद करेंगे, हम नहीं होंगे तो। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर उन लोगों के लिए जो ऑनेस्टली हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे बढ़ावा देते हैं, हमारी खुल के मैसेजेस करते हैं, प्रमोट करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें इनकरेज करते हैं। उन लोगों का मैं दिल से आभारी हूँ और जो वादा है वो कायम रहेगा। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों। जय श्री राम, जय हिंद। राजस्थान की स्टोरी है। हाँ अच्छा। एक बड़े सेठ की डेथ हो जाती है, उनके पास 19 ऊंट होते हैं, 19 ऊंट। हाँ, और डेथ हो जाती है। जब वसीयत खोली जाती है ना, तो उसके अंदर से लिखा होता है कि आधे ऊंट मेरे लड़के को दे देना। अच्छा, आधे ऊंट मेरे लड़के को दे देना। 1/4 मेरी बेटी को दे देना। अच्छा। अच्छा, और 1/5 मेरी जिसने सेवा की है ना उसको दे देना। अब सबने वसीयत खोली, यार इतना बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है तो पागल निकला भाई, 19 ऊंट का आधा कैसे किया जाए? एक ऊंट को मारना पड़ेगा, 9.5 हो नहीं सकता। अब वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, 1/5 भी करने जावे तो 4.5 के वापिस ऊंट मारना पड़े। अब करना क्या? उनसे रहा नहीं गया, यार करना क्या? तो कोई उनको याद आया कि मेरे बापू का एक बहुत शानदार और बहुत इंटेलिजेंट दोस्त है। ओके। उस दोस्त को याद किया गया कि अब आपको आना पड़ेगा। वो आए, वो ऊंट पे आए। अच्छा, आए और बोला कि कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग आपस में लड़ो मत, मेरा ऊंट भी तुम्हारे। तो 19 का क्या किया? 20 का। तो 20 का आधा दे दिया, 10 राइट। लड़के को फ्री किया। 1/4 5 दिया बेटे को, वो फ्री हुआ। 5 का हिस्सा 4 उसको दिया फ्री और अपना ऊंट वापस ले लिया। क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी में है ना, आपकी जिंदगी में है ना, 4 जो होते हैं ना, प्राणेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ऐसे प्राण, ये सब 19 है, पर इन सबको सुकून के लिए साथ में दोस्त चाहिए। क्या बात है। जिंदगी जीनी है तो साथ में बढ़िया से बढ़िया दोस्त रखो, जिंदगी को निकालो। बहुत अच्छा भाई। તમારા કેવા ડાયલોગ ચાલે છે? कविता शांति भाई ने इसलिए अकबर भाई को और अपने अशोक भाई को बिठाया बाजू में। ना चलिए, इसलिए हम दोनों को बाजू में बिठाया। भाई